कुदरत के नज़ारों और ब्रह्मांड के करिश्मों के आगे हम इंसान दांतों तले उंगलियां दबाकर हैरान रह जाते हैं। हर सेकंड आउटर स्पेस में इतना कुछ घट रहा होता है कि वो हमारी कल्पना से परे है। तो ऐसा ही एक नज़ारा है अरोरा, जिसे नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं। आमतौर पर ये अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, फैरो आइसलैंड्स, स्कैंडिनेविया, फिनलैंड, स्कॉटलैंड और रशिया में देखने को मिलते हैं। लेकिन इस शानदार कुदरती नज़ारे को दिखाने के पीछे हमारी धरती को बहुत कुछ सहना पड़ता है। लेकिन क्या और कैसे, आइए समझते हैं। स्वागत है आपका क्विक सपोर्ट पर। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सूरज गैस का एक विशालकाय गोला है जो करोड़ों सालों से जल रहा है और धरती पर जीवन का अस्तित्व भी इसी के चलते पनपा है। इसकी वजह है सूरज से धरती की सटीक दूरी। लेकिन एक तारे के तौर पर सूरज इतना भी दयालु नहीं है, क्योंकि ये हर सेकंड 10 लाख टन से भी ज्यादा सोलर पार्टिकल्स ब्रह्मांड में छोड़ता है, जो लगभग 10 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। और यहीं से शुरू होती है पोलर लाइट्स की जर्नी। नॉर्दर्न पोलर लाइट्स को अरोरा बोरियालिस और सदर्न पोलर लाइट्स को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये अरोराज तब बनते हैं जब सूरज से निकले हाई एनर्जी पार्टिकल्स धरती के एटमॉस्फेयर में मौजूद न्यूट्रल एटम्स से टकराते हैं और इसी टकराव से जो चमकदार रोशनी आसमान में दिखाई देती है उसे अरोरा नाम दिया गया है। अरोरा एक लैटिन वर्ड है जो गॉडेस ऑफ द डॉन यानी भोर की देवी अरोरा के नाम पर ही रखा गया है। वहीं बोरियालिस और ऑस्ट्रेलिस ये दोनों नाम ग्रीक रोमन माइथोलॉजी से लिए गए हैं। ग्रीक रोमन माइथोलॉजी में बोरियस को गॉड्स ऑफ द नॉर्थ विंड और ऑस्ट्रेलिस को गॉड्स ऑफ द साउथ विंड कहा जाता है। आइए अब हम इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। ये सब शुरू होता है कोरोना से। नहीं, वो वाला कोरोना नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल सूरज के सबसे बाहरी एटमॉस्फेयर को भी कोरोना कहते हैं। सूरज की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है, पर बाहरी एटमॉस्फेयर यानी कोरोना का तापमान 20 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो कोरोना से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स साथ मिलकर के इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस का रूप ले लेते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। तो जब ये प्लाज्मा आउटर स्पेस में ट्रैवल करता है तो उसे सोलर विंड कहते हैं। मानो सूरज ने धरती की ओर स्लिंग शॉट या गुलेल से कोई गोली छोड़ दी हो। लेकिन जब ये प्लाज्मा अपने चारों ओर घूमता है तब इसका मैग्नेटिक फील्ड कई बार मुड़ जाता है और सोलर सरफेस से यू शेप में बाहर निकलता है। तो इस यू शेप के टूटते ही बाहर निकलते हैं सोलर फ्लेयर्स। पहली बार 1 सितंबर 1859 को पहला सोलर फ्लेयर रिकॉर्ड हुआ था। रिचर्ड कैरिंगटन और रिचर्ड हॉटसन ने पहली बार एक सनस्पॉट को ऑब्जर्व करते हुए एक बड़े व्हाइट लाइट फ्लेयर को नोटिस किया था। जहां सोलर फ्लेयर्स रेडिएशन के धमाके से निकलते हैं, वहीं कोरोनल मास इजेक्शन या CME होते हैं। सूरज से निकलने वाले सोलर मटेरियल के बड़े बबल्स, ये बबल्स चार्ज्ड पार्टिकल्स या प्लाज्मा से बने होते हैं और इनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। कभी कभी सोलर फ्लेयर्स को कोरोनल मास इजेक्शन के साथ देखा जाता है, तो वहीं अकेले भी अस्तित्व में आ जाते हैं। पर घबराइए मत, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन से बचने के लिए धरती के पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है। धरती की मैग्नेटिक फील्ड के चलते बना है मैग्नेटोस्फीयर और सोलर विंड इसी से टकरा करके धरती के ऊपर से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ कोरोनल मास इजेक्शन इतने बड़े होते हैं कि उनके धरती के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते ही मैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है। और जब ये मैग्नेटिक स्टॉर्म धरती के ऊपर से गुजरता है तो एक बड़ी सी मैग्नेटिक पूंछ सी बन जाती है और उस पूंछ के टूटने पर मैग्नेटिक टेल से निकली एनर्जी सीधे धरती से आ टकराती है और यही नॉर्थ एंड साउथ पोल के देशों में अरोरा बनकर बिखरती है। क्योंकि सूरज की रोशनी के मुकाबले इन अरोरास की चमक कम होती है, इसलिए ये लोअर पोलर रीजन्स में रात को ही बेहतर दिखाई देते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल्स के पास लगभग हर रात में अरोरास दिखाई देते हैं। इनका सबसे बेस्ट व्यू आइसलैंड, अलास्का के फेयरबैंक्स, कनाडा के येलोनाइफ, नॉर्वे के ट्रोम्सो में लेट अगस्त टू अर्ली अप्रैल एंड मई तक देखने को मिलता है।
आसमान में इनका नजारा कुछ मिनटों से लेकर के कई घंटों तक बना रह सकता है, पर ये अलग अलग रातों में अलग अलग हो सकते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स का एक अच्छा शो 15 मिनट से 30 मिनट तक रह सकता है, और अगर आप लकी हुए तो ये लाइट शो कुछ घंटों या उससे ज्यादा तक भी चल सकता है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करके जब अरोरा बनाने वाली सोलर लाइट्स धरती के ऊपर 20 से 200 किलोमीटर की रेंज में पहुंचती हैं, तो इनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जा मिलते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम से। इसी कॉम्बिनेशन से बनते हैं फोटॉन्स। अब आसमान में दिखने वाले अरोरास का रंग भी इन फोटॉन्स की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन एटम्स के चलते रेड और ग्रीन कलर दिखाई देते हैं और नाइट्रोजन के चलते ब्लू और डीप रेड रंग उभरते हैं। वैसे थोड़ी देर पहले हमने मैग्नेटिक स्टॉर्म का जिक्र किया था, जिनसे अरोरास बनते हैं। उसका हमारे शरीर पर भले ही कम असर पड़ता हो, पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे ये कहर बरसा देता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म के चलते इलेक्ट्रिक करंट बनता है, तो हजारों लाखों किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिक वायर्स और ट्रांसफॉर्मर्स इसकी चपेट में आ जाते हैं। नतीजा या तो कंप्लीट शटडाउन देखने को मिलता है या ट्रांसफॉर्मर्स उड़ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 1989 में देखने को मिला था, जब क्यूबेक कनाडा के एक पावर ग्रिड में कंप्लीट शटडाउन हो गया था और यूएसए में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में काफी दिक्कतें आई थी। वैसे आखिरी बार सबसे बड़ा सोलर हरिकेन पृथ्वी के ऊपर से 1859 में गुजरा था, जो कैरिंगटन इवेंट के नाम से जाना जाता है। ये धरती पर महसूस किया गया अब तक का सबसे बड़ा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म था। इसके चलते विशालकाय अरोरास देखने को मिले थे। कहीं कहीं तो ये इतने ब्राइट थे कि लोगों को लगा सूरज उग गया है। उस समय दुनिया भर में टेलीग्राफ ही कम्युनिकेशन का जरिया था, जो पूरी तरह ठप पड़ गया था। लेकिन पावर ग्रिड इंजीनियर्स ने इसका सॉल्यूशन ढूंढ निकाला और हमें सोलर स्टॉर्म्स के कॉन्सिक्वेंसेस का पता भी नहीं चल पाता, क्योंकि कहीं कहीं कैपेसिटर बैंक्स इंस्टॉल्ड होते हैं जो बैटरीज की तरह काम करते हुए एक्सेस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, या फिर कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी डैम्पनिंग डिवाइसेस इंस्टॉल्ड होती हैं। इन्हें फैराडे केजेस कहा जाता है, जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करती है। वैसे आजकल बड़े बड़े पावर ग्रिड्स को छोटे छोटे सब स्टेशंस में डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए किसी भी एक या दो सब स्टेशन के फेल होने पर भी ओवरऑल सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ता। अब नुकसान तो हमने समझ लिया, पर क्या अरोरास के फायदे भी हैं? बिल्कुल है। जैसे कि अरोरास को स्टडी करके साइंटिस्ट को धरती के मैग्नेटोस्फीयर को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है कि कैसे ये सूरज के हार्मफुल रेडिएशन से धरती को बचाता है। अरोरास को ऑब्जर्व और एनालाइज करके दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करती हैं। धरती पर कब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आएंगे, ये समझने के लिए भी अरोरास को स्टडी किया जाता है, ताकि समय रहते सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और पावर ग्रिड्स को बचाया जा सके। साथ ही ह्यूमन हेल्थ पर इनका क्या असर होता है, उसे जानकर अंतरिक्ष में भेजे गए एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी बढ़ाने पर भी काम किया जाता है। साल 2000 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का क्लस्टर मिशन और नासा का इमेज सैटेलाइट, वहीं 2007 में नासा का थिमिस मिशन, ये सब डेडिकेटेड थे अरोरास सोलर विंड्स और मैग्नेटोस्फीयर की स्टडी करने के लिए। नासा के इमेज सैटेलाइट का पूरा नाम था इमेज फॉर मैग्नेटोपॉज टू अरोरा ग्लोबल एक्सप्लोरेशन। वैसे अरोरास के पीछे का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो आपने समझ लिया, अब इसके कल्चरल सिग्निफिकेंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि सदियों से धरती पर सूरज के इर्द गिर्द त्योहार मनाने की परंपरा चलती आ रही है। जैसे मकर संक्रांति, तो यहाँ से खरमास या मलमास का अंत होता है और बसंत ऋतु के आगमन की आहट सुनाई देती है। वहीं कार्तिक के महीने में मनाए जाने वाले छठ पर्व पर ढलते और उगते सूरज की पूजा की जाती है। उसी तरह नॉर्थ पोल के आसपास बसे देशों में जहां अरोरास दिखाई देते हैं, वहां पर भी इनका कल्चरल महत्व है। जैसे फिनलैंड में एक फेयरी टेल काफी फेमस है और वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि एक बहुत बड़ी लोमड़ी जो बर्फ में रहती है, वो जब अपनी पूंछ झाड़ती है तो आसमान में अरोरास दिखाई देते हैं। फिनलैंड में अरोरास को रेवेंटुले कहा जाता है, जिसका मतलब है फायर फॉक्स। वहीं स्वीडन में ऐसा माना जाता है कि अगर वहां के लोग नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरास को देखेंगे तो फिशिंग करते हुए उनकी किस्मत बुलंद रहेगी।
नॉर्दर्न लाइट से जुड़ी साइबेरिया की एक पौराणिक कहानी निकिया और नैनास की लव स्टोरी है। कहानी काफी बड़ी है, यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। बहुत ही प्यारी कहानी है, इसे पढ़िएगा जरूर। तो वीडियो को सम अप करने से पहले अरोरास के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे नॉर्वेजियन साइंटिस्ट क्रिस्टियन बिर्केलैंड ने अरोरा के सोर्स का पता लगाया था और इनकी इस खोज ने साइंस में एक नए अध्याय को जन्म दिया, द सन अर्थ कनेक्शन। नॉर्दर्न लाइट्स या नॉर्थ पोल में बनने वाले अरोरा को अरोरा बोरियालिस कहा जाता है और ये नाम गैलीलियो ने रखा था, पर कुछ मतभेदों के मुताबिक ये नाम फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर पियरे गसेंडी ने रखा था। वहीं ब्रिटिश एक्सप्लोरर जेम्स कुक ने सदर्न लाइट्स का नाम रखा था अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो अगर आप नाइट आउल यानी रातों में जागने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो अरोरा देख नहीं पाएंगे, क्योंकि अरोरा का सबसे शानदार नजारा विंटर सीजन में रात के 10 बजे से 2 बजे के बीच दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धरती ही इकलौती जगह है जहां पर अरोरा दिखाई देते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ग्रहों में भी, जैसे मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून पर भी अरोरास बनते हैं। तो अब आप जान गए हैं कि सूरज से निकलने वाले सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शन और फाइनली धरती से टकराने वाले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से अरोरास दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक लगातार इन पर नजर बनाए रखते हैं। 2012 से 2014 के टाइम पीरियड में सोलर विंड्स ज्यादा पैदा हुए थे, तो अरोरास भी ज्यादा दिखाई दिए थे। 2016 से 2022 तक सोलर विंड्स में डाउनफॉल दिखा था। अब वैज्ञानिकों ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ सालों तक दोबारा धरती पर ज्यादा से ज्यादा अरोरास दिखाई देंगे, क्योंकि सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। तो लाइफ में अगर कभी भी आपको मौका मिले तो इन अरोरास को जरूर देखिएगा। ऐसा लगता है कि कुदरत ने हमारे लिए लाइट शो का इंतजाम कर दिया हो और आसमान से लाल, हरे, नीले और पर्पल रंग के चमकदार फूल बरस रहे हैं। वैसे आप किसके साथ ये खूबसूरत नजारा देखना चाहेंगे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना तो बनता ही है। वैसे इतने टाइम से आप हमारे साथ हैं, हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो लगे हाथ 2 काम और कीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही जो भी जानना चाहते हैं वो सवाल, वो टॉपिक्स आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। तब तक के लिए मैं रूबी पारिक आपसे कहूंगी, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए, ग्रो करते रहे क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।